हेलो दोस्तों, एसआर सेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल में पिछले बार की तरह आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का मेजर 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग परिचय को देखते हैं। तो परिचय को देना अनिवार्य है। परिचय है, ई गवर्नेंस दो शब्दों ई और गवर्नेंस से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का अर्थ शासन या प्रशासन होता है। अर्थात ई गवर्नेंस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसका मतलब है सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नागरिकों को सभी सेवाएं प्रदान करना। अर्थात ई गवर्नेंस से यह मतलब हुआ कि निकलता है कि सरकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नागरिकों को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है, वही ई गवर्नेंस का मतलब होता है। अब हम लोग समझते हैं ई गवर्नेंस क्या है। क्वेश्चन में यह मांग की थी। अब इसे हम थोड़ा देखते हैं। ई गवर्नेंस का तात्पर्य प्रौद्योगिकी, सूचना संचार तकनीकों के माध्यम से शासन और प्रशासन की प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाना है। इसके द्वारा सरकार और नागरिकों, सरकार और व्यवसायियों तथा सरकार और सरकारी विभागों के बीच संपर्कों को डिजिटल माध्यम से सशक्त यानी मजबूत बनाता है। यानी कि ई गवर्नेंस क्या है, इसमें यह हमें पता चलता है कि सरकार नागरिकों और व्यवसायियों तथा सभी विभागों के संपर्कों को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाती है। अब हम लोग ई गवर्नेंस के प्रकार को देखते हैं। इसके प्रकार मुख्यतः 4 होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रकार है सरकार से नागरिक, जिसे हम इंग्लिश में G2C बोलते हैं। इसमें सरकार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और जानकारी आसानी से उपलब्ध कराती है, जैसे लाइसेंस, राशन कार्ड, भुगतान आदि। इसमें नागरिक के सरकार सेवाएं उपलब्ध कराती है, इसमें बहुत सारी। दूसरी प्रकार होगी सरकार से व्यवसायियों, जिसे इंग्लिश में G2B बोलते हैं। यह ई गवर्नेंस का वह प्रकार है जिसमें व्यवसायियों और सरकारों के बीच बातचीत को सुगम बनाती है, यानी सरल बनाती है व्यवसायियों यानी व्यापारियों के बीच। जैसे व्यापार ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, करों का भुगतान कर सकते हैं इसमें ऑनलाइन के थ्रू से, ताकि व्यापारियों का इसमें सुगमता मिलती है। तीसरी सरकार से सरकार यानी G2G, इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों के बीच सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान होती है, जैसे राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों संस्थानों के बीच समन्वय यानी कि बातचीत। इसमें सरकार के सभी सरकारी विभागों, एजेंसियों सूचनाओं का आदान प्रदान को सरल बनाती है। चौथी प्रकार है सरकार से कर्मचारी यानी G2E। इसके अंतर्गत कर्मचारी के लाभों और कुशलता बढ़ाने के लिए सरकार और उनके सभी कर्मचारियों के बीच बातचीत को आसान बनाता है, जैसे सरकार के मानव संसाधन प्रणाली का प्रयोग कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत सरकार जो सो सभी कर्मचारियों के बीच बातचीत को आसान करती है, कर्मचारियों को कुशल बनाती है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण अनुशिक्षित करती है इसके अंतर्गत, ताकि बेहतर ढंग से कर्मचारी अपनी लाभों और कुशलता को प्रदान कर सकें। अब इसके प्रकार खत्म हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन की मांग थी फिर ई गवर्नेंस के लाभ। अब इसके लाभ देखते हैं। इसके लाभ अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य लाभ लिखा हुआ है। पहला लाभ है पारदर्शिता में वृद्धि। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध कराना संभव हुआ है, जिससे नागरिकों को सरकारी निर्णय और योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है। अर्थात इसके अंतर्गत सरकार ई गवर्नेंस के माध्यम से सभी सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया, जिससे क्या होती है कि नागरिकों को
सरकारी निर्णय जो भी निर्णय निकलती है, जो भी योजनाएं निकलती है, उसे आसानी से प्राप्त कर सकती है। अब हम दूसरे लाभ में चलते हैं, दूसरे लाभ को देखते हैं। दूसरी लाभ है समय और लागत की बचत। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं, जिससे समय और यात्रा की लागत बचत होती है। अर्थात इसमें सरकार जो सारी ई गवर्नेंस को ऑनलाइन किया है, जिससे क्या होती है, नागरिकों घर बैठे ही उसके लाभ उठा सकते हैं, जिससे क्या होती है, नागरिक ना कहीं आना जाना पड़ती है और ना ही कहीं इधर से उधर आवन गमन करती है, जिससे उसकी क्या होती है, समय बचती है और उसकी भाड़ा जो आने जाने की खर्चा होती है वो भी लागत उसकी बचती है। यह ई गवर्नेंस का दूसरी लाभ है। और तीसरा लाभ हम देखते हैं भ्रष्टाचार की कमी। ई गवर्नेंस से डिजिटल प्रणाली के कारण मानव हस्तक्षेप में कमी आई है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है। यानी कि सभी ई गवर्नेंस के माध्यम से सभी सरकारी योजनाएं, सभी सरकारी कार्य को ऑनलाइन किया गया, जिससे क्या होती है कि सभी पहले भ्रष्टाचार अधिक होती थी ऑफलाइन में, वह ऑनलाइन के माध्यम से भी, तो उसमें भ्रष्टाचार की कमी आ गई है। यह इसका तीसरा लाभ का तात्पर्य हुआ। चौथा इसके लाभ है नागरिकों की भागीदारी। इसमें ई गवर्नेंस नागरिकों को शिकायत दर्ज करने, सुझाव देने और सरकारी योजनाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार क्या करती है कि सरकार नागरिक को किसी भी योजनाएं, किसी भी निर्णय में अगर कोई शिकायत दर्ज करनी है या सुझाव देनी है, तो इसके माध्यम से वह उसमें सहयोग यानी उसमें भागीदारी अपना नागरिक निभा सकती है। अब अगला लाभ है सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच। ई गवर्नेंस के कारण ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों इंटरनेट तथा मोबाइलों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आसानी से प्रयोग कर पाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जो टाउन एरिया, जो डेवलप एरिया से दूर है, वैसे क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवाओं को आसानी से प्रयोग कर पाते हैं। अब ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ, यह चुनौतियाँ भी क्वेश्चन में पूछी गई। ई गवर्नेंस की क्या क्या चुनौतियाँ, उसको हम देखते हैं। हालांकि ई गवर्नेंस की कई लाभ हैं, लेकिन इस लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निम्न प्रकार से। हमने ऊपर देखा कि ई गवर्नेंस की कितनी प्रकार के लाभ होती है, अनेकों प्रकार के लाभ होती है, जिससे जनता आसानी से सरकार की नीतियाँ, योजनाओं और को लाभ उठा पाते हैं। तो इन सभी सरकार नीतियाँ लागू करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों को हम देखते हैं। ई गवर्नेंस की सबसे पहली चुनौतियाँ हैं भौतिक संसाधनों की कमी। इसके अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी उपकरणों की कमी से ई गवर्नेंस की कार्यान्वयन में बाधा आती है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या होती है, सरकार के पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अन्य तकनीकों के उपकरण की कमी आती है, जिससे क्या होती है, ई गवर्नेंस की जो क्रियाशीलता बढ़ती है उसमें बाधा आती है। दूसरी चुनौतियाँ हैं साइबर सुरक्षा। इसके अंतर्गत ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ते उपयोग के साथ साथ साइबर हमलों और डेटा चोरी की संभावना बढ़ रही है। हमने आज के युग में देखा कि कई प्रकार की साइबर असुरक्षा बढ़ गई है, कई प्रकार की साइबर क्राइम होती है। इसमें क्या होती है कि सरकार तो ऑनलाइन सेवाओं को तो उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ कई प्रकार की साइबर सुरक्षा जो सुनिश्चित नहीं रहती है। कभी कभी डेटा चोरी होती है, कभी कभी सॉफ्टवेयर पर हमला किया जाता है साइबर से। अब ई गवर्नेंस की तीसरी सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती है भ्रष्टाचार और नौकरशाही। कुछ मामलों में अधिकारी ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को धीमा करने का प्रयास करता है। अर्थात इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कुछ अधिकारियाँ जो होती है सो ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को धीमा करना चाहती है, ताकि वह भ्रष्टाचार यानी कि जिसे घूस बोलते हैं, वह घूस लेने के लिए वह क्या करती है, किसी भी कार्य को, सरकारी परियोजनाओं, किसी भी कार्य को धीमा कर देती है। जैसे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने जाते हैं तो उसमें क्या करती है, सरकार धीमी करती है कार्य को, ताकि उसमें घूस मिल सके और अपना घूस लेकर किसी भी काम को तेज़ी कर सके। इसीलिए ई गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौतियाँ भ्रष्टाचार ही होती है।
अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं, जो हर किसी प्रश्न में 2-3 लाइन का निष्कर्ष देना बहुत अनिवार्य थी। निष्कर्ष से 1-2 नंबर मिल ही जाती है। अब इसके निष्कर्ष को हम देखते हैं। उपर्युक्त लाभों व चुनौतियों को देखने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ई गवर्नेंस का कार्यान्वयन सही ढंग से चलाने के लिए इन चुनौतियाँ ऊपर जो चुनौतियाँ पड़े थे उनका समाधान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं। अर्थात ऊपर जितने भी हम लोग चुनौतियाँ देखे थे उन चुनौतियों का समाधान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूर दराज गांव एरिया में सरकार द्वारा लाई गई परियोजना को लाभ सभी प्रकार से सभी वर्गों को आसानी से मिल सके। तो आज का क्वेश्चन हम लोग कहीं कवर होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि अगला किस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलकर अच्छी तरह से पढ़ाई करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।